प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, तो जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें ये माइनस क्यू आवेश है और इस पर प्लस क्यू आवेश है। आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है और वो कहाँ पर है, अनंत पर है। कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। तो उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस वैद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। क्या कहा हमने कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। लिखा भी हमने यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये वैद्युत द्विध्रुव अनंत से आप एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के भीतर लाएंगे, जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर हमने दिखाया भी है वैद्युत द्विध्रुव, आप कहाँ से लाए, इसको अनंत से लाए और वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए। ये रेखाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाल रेखाएं जो हैं ये ई वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो देखो इस पर दो आपके पास इस वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश आपके पास है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। तो जो प्लस क्यू आवेश है उस पर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा F बराबर क्यू ई, और वो बल की डायरेक्शन कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यहाँ पर आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो यहाँ पर जो इस प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा पर लगेगा। और इसी प्रकार से जो ये माइनस क्यू आवेश है इस पर भी एक बल कार्य करेगा इस वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, किंतु इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। F बराबर माइनस क्यू ई होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसके प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और माइनस क्यू आवेश पर भी एक बल कार्य करेगा उतना ही परिमाण का जितना प्लस क्यू आवेश पर कर रहा है, किंतु उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अब देखिए हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव जो है, मान लीजिए इसकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर है, या अनंत पर हम मान रहे हैं, इसको अनंत पर है। ये प्लस क्यू आवेश है और इधर ये माइनस क्यू आवेश है। तो अब क्या होगा, इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किस बिंदु तक ला रहे हैं, बी बिंदु तक ला रहे हैं। प्रारंभ में ये सबसे पहले बी बिंदु पर पहुंचेगा। तो मान लीजिए जो ये वैद्युत द्विध्रुव है ये अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु बी तक पहुंचा, तो पहले कौन सा आवेश पहुंचेगा इस बिंदु बी तक, ये माइनस क्यू आवेश आएगा। और फिर कौन सा आवेश पहुंचेगा बिंदु बी पर, ये प्लस क्यू आवेश आएगा। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो ये प्लस क्यू आवेश है इस पर एक बल लग रहा है F बराबर क्यू ई, प्लस क्यू आवेश पर किस दिशा में लग रहा है, इस पर। तो जो ये प्लस क्यू आवेश, हम पहले प्लस क्यू आवेश की बात कर देते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश है उसको जब हम अनंत से इस बी बिंदु तक लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के बी बिंदु तक लाएंगे, तो जो ये बल है F बराबर क्यू ई, इसके विपरीत दिशा में एक कार्य करना पड़ेगा हमें, तभी तो ये वस्तु यहाँ पर पहुंचेगी बी बिंदु पर, क्योंकि बल की डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, और हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, उसको अनंत से इस बिंदु बी तक ला रहे हैं। यानी इस बल F के विरुद्ध हम एक कार्य कर रहे हैं। तो ये आपकी वस्तु जो ये प्लस क्यू आवेश है उसको जब अनंत से बिंदु बी तक हम लाएंगे तो वस्तु पर हमें कार्य करना पड़ेगा इस F के विरुद्ध। ये तो हुआ प्लस क्यू आवेश की बात। अब जो ये माइनस क्यू आवेश है, जो वैद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश है, ये जब बिंदु बी तक आएगा, इस बिंदु बी तक आएगा अनंत से, तो देखो यहाँ पर माइनस क्यू पर जो बल लग रहा है F, जो ये बल लगेगा ये इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, और वस्तु को भी आप इसी डायरेक्शन में ला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वस्तु पर कार्य नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वस्तु स्वतः ही आपके अनंत से कहाँ पर पहुँच रही है, बिंदु बी पर पहुँच रही है। तो यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, इस माइनस क्यू आवेश के द्वारा ही किया जा रहा है। तो कहने का अर्थ है जो हमारे पास यहाँ पर हम ये वैद्युत द्विध्रुव है, हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। तो अगर
प्लस क्यू, पहले हम माइनस क्यू आवेश की बात करें, अगर ये माइनस क्यू आवेश इस बिंदु बी तक आता है वैद्युत क्षेत्र में, तो इस माइनस क्यू आवेश द्वारा कार्य किया जाता है और इस प्लस क्यू आवेश पर कार्य किया जाता है। इस प्लस क्यू आवेश पर तो कार्य किया जाता है और इस माइनस क्यू आवेश पर इस माइनस क्यू आवेश द्वारा कार्य किया जाता है। माइनस क्यू आवेश द्वारा कार्य किया गया और प्लस क्यू आवेश पर कार्य किया गया। तो अब हम देखें, क्योंकि इन दोनों आवेशों ने बिंदु बी तक, अनंत से बिंदु बी तक समान दूरी तय की और बल का परिमाण भी समान है, तो इसका मतलब एक के द्वारा कार्य किया गया और एक पर कार्य किया गया, तो जो कुल परिणामी हमारा कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव द्वारा अनंत से बिंदु बी तक जाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? शून्य होगा। तो वही चीज हमने यहां पर लिखी है कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से बिंदु बी तक लाने में कुल कार्य शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य आवेश जो माइनस क्यू है, आवेश माइनस क्यू द्वारा अनंत से बिंदु बी तक जाने में कुल कार्य के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है, जो हमारे पास ये माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है वैद्युत द्विध्रुव के, तो जितना कार्य इस माइनस क्यू आवेश द्वारा किया जाएगा उतना ही कार्य इस प्लस क्यू आवेश पर किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा अनंत से बिंदु बी तक लाने में किए गए कार्य का जो कुल परिणामी होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अब आप यहां पर देखें, जो ये माइनस क्यू आवेश है, अभी तक तो हम बिंदु बी तक की बात कर रहे हैं, तो आप यहां से वैद्युत द्विध्रुव को लाए, यहां तक लाए, तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश आएगा और फिर प्लस क्यू आवेश आएगा। किंतु आप देख रहे हैं माइनस क्यू आवेश कहां तक पहुंचेगा? आपका कहां तक जाएगा? बिंदु ए तक जाएगा। प्लस क्यू आवेश तो बिंदु बी तक ही जाएगा, किंतु माइनस क्यू आवेश आपका बी से कितनी दूरी और तय करेगा? ये 2a दूरी और तय करेगा बी से ए तक जाने में। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहां पर है कि इस माइनस क्यू आवेश द्वारा जो कार्य किया गया वो 2a दूरी में b से a तक जाने में जो दूरी तय की 2a, उतना कार्य माइनस क्यू आवेश को और करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने में कुल नेट कार्य कितना करना पड़ा? जितना इसको बी से, जितना इस वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश को बिंदु बी से ए तक जाने में करना पड़ा। बाकी तो बी से अनंत से बी तक तो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण जो कार्य था वो तो शून्य हो गया, किंतु माइनस क्यू आवेश को बिंदु बी से ए तक जाने में अतिरिक्त कार्य करना पड़ा। 2a दूरी जो है 2a दूरी तय करने में अतिरिक्त कार्य करना पड़ा। तो अब वैद्युत द्विध्रुव द्वारा जो किया गया नेट कार्य होगा, कुल कार्य होगा या परिणामी कार्य होगा, वो कितना होगा? हम निकालेंगे उसको। यहां पर हमने लिख दिया ये वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया नेट कार्य। ये नेट कार्य कितना होगा? नेट कार्य बी से ए तक जाने में जितना कार्य होगा इस माइनस क्यू आवेश को, तो हमने वही लिख दिया यहां पर। W बराबर माइनस क्यू पर जितना बल लग रहा है गुणा दूरी बी से ए तक की दूरी कितनी है? 2a है हमारे पास। तो W बराबर कितना हो जाएगा? इस माइनस क्यू पर कितना बल लग रहा है? F बराबर माइनस क्यू ई और गुणा 2a, बी से ए तक की दूरी कितनी है हमारे पास? 2a। अब इसी चीज को मैंने यहां फिर से लिख दिया है, W बराबर माइनस क्यू ई गुणा 2a। तो W बराबर हो जाएगा ये, अब देखो ये Q इंटू 2a कितना होता है हमारे पास? P होता है, तो इनको एक साथ लिख देंगे, Q इंटू 2e, e बाहर लिख दिया हमने ब्रैकेट के। तो अब ये कितना हो जाएगा? Q इंटू 2a कितना हो जाएगा? P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बार बार हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो W बराबर कितना हो जाएगा? माइनस PE। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, जो हम अनंत से इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा हमें? W बराबर माइनस PE। अब जो ये कार्य होता है ये वैद्युत द्विध्रुव में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। याद रखना है, जो यही कार्य है, जो ये कार्य है W बराबर माइनस PE हमारे पास आया, यह कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें क्या रहता है? संचित रहता है। और इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम, जो ये स्थितिज ऊर्जा आई, इसको हम प्रदर्शित करते हैं U0, U से हम प्रदर्शित करते हैं U0 माइनस PE से हम प्रदर्शित करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है।
ठीक है। इस स्थिति में देखो, जो ये वाली स्थिति थी हमारी, ये पीछे वाली स्थिति, इस स्थिति में ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 0 अंश का कोण बना रहा है। तो ये इसकी साम्य स्थिति है, जो हमने ये वाली दिखाई, पीछे स्थिति दिखाई, हम इस वाली स्थिति को देख रहे हैं अभी, ये वाली स्थिति, ये प्लस क्यू आवेश हो गई, माइनस क्यू। तो इस समय जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस समय जो ये वैद्युत द्विध्रुव है आपका, ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ कैसा है, थीटा बराबर 0 डिग्री पर है। किंतु अब किसी क्षण मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव इस वाली स्थिति में आ जाता है। वैद्युत द्विध्रुव अब वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तब क्या इसकी स्थिति जो कितना कार्य होगा, तो हमने ये ज्ञात कर रखा है पहले, इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा था वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कुल कितना होता है। तो हमें यह मालूम है, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाया जाए तो इस पर किया गया कार्य कितना होता है, W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देखें और फिर आपको समझ में आ जाएगा W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया। तो ये कब है ये कार्य, जब वैद्युत द्विध्रुव को आप वैद्युत क्षेत्र में कितना कोण घुमाएंगे, थीटा कोण घुमाएंगे, तो इतना कार्य आपका होगा। ठीक है। तो अब इस थीटा स्थिति में, जो थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जो इसमें स्थितिज ऊर्जा है पहले से कितनी स्थितिज ऊर्जा है इसमें, U0, और प्लस इसको घुमाने में जो ये कार्य है ये भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित रहेगा, तो ये कार्य भी इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी थीटा स्थिति में, जो थीटा स्थिति है उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U थीटा बराबर U0 प्लस ये W, U0 प्लस W। तो अब इसका मान रख देंगे हम, U थीटा बराबर U0 का मान कितना है, माइनस PE, और W का मान कितना है यहाँ से, PE1 माइनस कॉस थीटा। तो अब इसको हल कर देंगे, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट खोल देंगे हम, तो ये हो जाएगा देखो U थीटा और माइनस PE प्लस PE बाहर आ जाएगा, PE गुणा 1 कितना हो जाएगा, PE, और PE से कॉस थीटा गुणा होगा तो PE माइनस PE कॉस थीटा हो जाएगा। तो पहले मैंने वही लिख दिया जो पीछे लिखा हुआ था, उसको लिख दिया यहाँ पर, U थीटा बराबर माइनस PE प्लस PE1 माइनस कॉस थीटा, और ये फिर आ जाएगा U थीटा बराबर माइनस PE, ये 1 से गुणा होगा, PE 1 से गुणा होगा तो PE हो जाएगा, और PE माइनस कॉस थीटा से गुणा हो जाएगा तो माइनस PE कॉस थीटा हो गया। अब आप देख रहे हैं ये PE ऋणात्मक है और ये धनात्मक, ये कट जाएंगे तो शेष कितना बच जाएगा हमारे पास, U थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 3 ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो कितना होता है, U थीटा, या U भी आप सिंपली कह सकते हैं, U बराबर माइनस PE कॉस थीटा, या U थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा। यहाँ पर भी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, यदि ये थीटा का मान अगर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो वो साम्य स्थिति होगी। थीटा का मान 0 का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, तो वो अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है, सबसे ज्यादा अस्थायी संतुलन की स्थिति। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का नेचर क्या होता है, हमेशा क्या उसकी स्थिति होती है, उसका नेचर जो होता है हमेशा वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र, अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका नेचर हमेशा ये होगा वैद्युत द्विध्रुव का, कि वो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होने का प्रयत्न करता है। ठीक है ना, तो वो अस्थायी संतुलन, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर 0 है ही पहले से, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है या साम्य स्थिति उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर थीटा का मान 0 रख दें तो कितना होगा, U थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस 0, तो U थीटा बराबर हो जाएगा माइनस PE, और कॉस 0 का मान 1 होता है, U थीटा बराबर माइनस PE हो जाएगा। कब, अस्थायी संतुलन की स्थिति में ऋणात्मक मान आता है इस वैद्युत स्थिति ऊर्जा का, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का। और यदि थीटा बराबर 90 हो जाए, 90 अंश का कोण बनाए, वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बनाए हो वैद्युत द्विध्रुव, थीटा बराबर यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो कितना हो जाएगा, U थीटा बराबर माइनस PE, और यहाँ थीटा की जगह कितना रख देंगे, 90, तो ये हो जाएगा U थीटा बराबर माइनस PE, और cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो U थीटा बराबर 0। तो उस समय वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा 0 होती है। पूछा भी जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कब शून्य होगी, जब वैद्युत द्विध्रुव कब होगा, वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पर होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी,
90 अंश का कोण बनाए। वैसे एक चीज़ होती है, आगे हमने एक चीज़ और पढ़नी है, समविभव पृष्ठ। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए इसका ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका माइनस क्यू आवेश हुआ और ये ऊपर प्लस क्यू आवेश हुआ। तो 90 अंश का जब ये कोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तो देखो ये पॉइंट ए और बी एक ही बिंदु पर है, ऊपर नीचे ने एक ही, तो एक ही बिंदु पर है। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश जब एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी समविभव पृष्ठ की ये कॉन्सेप्ट बनाता है। समविभव पृष्ठ यहाँ पर बनता है, आगे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है समविभव पृष्ठ का। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है शून्य होती है, ठीक है ना। तो समविभव पृष्ठ का आगे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिलहाल आप इतना ये समझिए कि अगर वो लंबवत है तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। अगला तीसरा पॉइंट, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, अब आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, वैद्युत द्विध्रुव को जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत रख दिया उसको, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, अस्थायी संतुलन की स्थिति बनेगी। अस्थायी संतुलन की स्थिति बनेगी, वो अस्थायी रहेगा। और वहां पर आप क्या रख देंगे, यहाँ पर कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, 180 रख देंगे, कॉस 180 हो जाएगा। तो यू थीटा बराबर हो जाएगा माइनस पीई, और कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। तो यू थीटा बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो पीई गुणा 1 कितना हो गया, पीई। यू थीटा का मान पीई हो गया। तो इस प्रकार से आप के पास ये वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थिर ऊर्जा का ये निगमन है। पूछा भी जाता है कि किस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। तो ये यू थीटा बराबर माइनस पीई कॉस थीटा 1 नंबर के प्रश्न में भी आता है, और ये 3 परिस्थितियां आपके पास हैं, तो इनका आप अध्ययन कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।